लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैलुसक्स लॉ एंड आवोगाड्रोस लॉ। 5 लॉ हैं ये। सब में घुमा फिरा के एक ही बात बताई गई है कि मास को ना तो तुम बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। दो चीजें आपस में जुड़ेंगी तो तीसरी चीज बनेगी, वो भी सेम बनेगी। ऐसा करके सब में सेम सेम चीजें हैं, ठीक है। और ये पांचों चीज पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री में क्या होता है, तुम लोग देख के बताओगे केमिकल रिएक्शन में कितने इक्वलेंट चीजों के लिए यूज हो रहे हैं और कितने बन रहे हैं। वो तुम्हें पता लग जाएगा तो ये सारी चीजें एकदम से आसान हो जाएंगी। तुम्हें मैं एक टेबल और बनवा देता हूं इसकी, लिख लेना। ये लो का नंबर है, मतलब कौन सा वाला है, ठीक है। इसके ऊपर नाम लिख लेना। उसका स्टेटमेंट क्या होता है, डायरेक्ट 5 का वैल्यू लिखवा देंगे कि देखो। अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है, हमने ये सब पढ़ा है सिर्फ बेसिक, जोड़ बाकी गुणा भाग करना सीखा अभी तक, ठीक है। अभी केमिस्ट्री में एक्चुअली में होता क्या है वो देखो तुम लोग। फिर उसके बेसिस पे कुछ रूल्स लोगों ने दिए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। मान लो ए है, ए नहीं, तुम ये ले लो पहले, H2 + O2, ये दोनों मिलके H2O बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता देता हूं स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं गुणक बोलते हैं शायद, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में तो स्टोइशियोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में भी यही बोलते हैं। हिंदी में भी स्टोइशियोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। फिर XYZ, ये 3 चीजें हैं, ध्यान से देखो इनको। इसको, इसको और इसको। रिएक्शन में जो एरो के इस साइड पे होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, इधर वाले बोलते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये होता है तुम्हारा रिएक्शन एरो, या फिर ये तुम्हें क्या बताएगा, रिएक्शन की डायरेक्शन। मतलब रिएक्शन किस साइड पे जा रही है। रिएक्शन के एरो कई टाइप के होते हैं, ठीक है। रिएक्शन के एरो कई टाइप के होते हैं, जैसे ये, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, है ना। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये बैकवर्ड, ये होता है इक्विलिब्रियम एरो। ये होता है, ये दोनों भी इक्विलिब्रियम एरो है, लेकिन ये फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम है, ये बैकवर्ड इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो रिएक्शन के बीच में एरो लगे होते हैं ना, तो वो तुम्हें बताएंगे रिएक्शन किधर से किधर जा रही है, ये बात ध्यान रखना। ये रिएक्शन की डायरेक्शन बताएगा। अब ये वाला एक टाइप का रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट नंबर 2 है, इसको 1 नंबर दे दिया, ये रिएक्टेंट नंबर 2 है। ये दोनों आपस में मिलके एक तीसरी चीज मिला रहे हैं, वो तुम्हारा क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। वो तुम्हारा प्रोडक्ट बना रहा है, उसको P1 मान लो तुम, ठीक है। तो दो चीजें मिलकर तीन चीज, एक तीसरी चीज बना रहे हैं, तो यही एक रिएक्शन का सिद्धांत है। दो चीजें मिलेंगी या फिर एक चीज टूटेगी, वो कुछ बनाएगी, यहां से कुछ बने यहां कुछ होगा, वो कुछ किसी चीज के साथ, या तो XYZ के साथ, किसी के साथ भी रिएक्शन करेगा, कुछ बनाएगा, या फिर खुद ही टूट के कुछ बना देगा, ठीक है। एक बेसिक रिएक्शन का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। तुमने ये तो देख लिया H2, तुमने ये तो देख लिया दो चीजें मिलके तीसरी चीज बना रही हैं, लेकिन उनका अमाउंट कितना चाहिए तुम्हें, कितना। मान लो मैं बोलूं मुझे ये एक चाहिए, मतलब क्या चाहिए, 1 ग्राम चाहिए। मान लो मैंने बोल दिया कि मुझे 1 ग्राम चाहिए, तो इधर मैं कितना कितना लूंगा, समझ पा रहे हो तुम लोग मेरी बात।
बोलो भाई। आधा आधा। और लेट से मेरे को ये 2 ग्राम चाहिए। लेट से मेरे को ये 2 ग्राम चाहिए एक बार के लिए। तो इसके अंदर कितने हैं हाइड्रोजन? ये जो बन रहा है उसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इसके अंदर ऑक्सीजन कितना लग रहा है? 1। लेकिन ऑक्सीजन तो हवा में किस फॉर्म में रहता है जब रिएक्ट करता है तो? O2 फॉर्म में रहता है। तो एक तो आएगा नहीं, आएगा तब साथ में 2 आएंगे। तो इधर इसको बैलेंस करने के लिए कितना लगाओगे? 2। इधर पहले से हाइड्रोजन भी 2 डाइमेरिक फॉर्म में होता है, इधर हाइड्रोजन पहले से 2 है, तो 2 दूनी 4। तो ये जो मैंने नंबर आगे लगाए हैं ना इसके, ये जो गिनती करके कि इसका 1 इक्विवेलेंट चाहिए, इसका 2 इक्विवेलेंट चाहिए, तो अपने को इसके 2 इक्विवेलेंट मिलेंगे। ये सब कहलाती है स्टोइशियोमेट्री। रिएक्शन बैलेंस करने के बाद जो नंबर सामने आएंगे कि किसके लिए कितना इक्विवेलेंट चाहिए, वो कहलाता है स्टोइशियोमेट्री। समझ में आया? जैसे एक और बताता हूं तुम लोगों को, इसको बैलेंस करके बताओ। बोलो। सर H2 में 3 लगाएंगे। H2 में मैं लगा दूंगा 3। NH3 में 2। 2। शाबाश, किसने बोला? बहुत शाबाश। तो नाइट्रोजन के लिए अब मान लो, जब मैं, अब इसका मतलब ऐसे समझो तुम लोग, इसका मतलब ऐसे समझो, 1 ग्राम अगर मैं नाइट्रोजन लूंगा एक बार के लिए, 1 ग्राम नहीं, एक, इसको वैसे तो ग्राम के रेस्पेक्ट में इसको नहीं बोल सकते, मिलीमोल के रेस्पेक्ट में बोल सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए तुम समझ लो, इसका 1 यूनिट अगर मैं लूंगा, इसका 1 यूनिट मैं लूंगा, तो मेरे को इसके लिए कितना, इसका 3 यूनिट चाहिए, तब जाके मेरे पास इसका 2 यूनिट बनेगा। समझ में आया? यूनिट मतलब कुछ भी हो सकता है, ग्राम, किलोग्राम, जो तुम लोग बोलते हो, ठीक है? तो तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि रिएक्शन के अंदर बेसिक कंडीशन में अगर तुम दोनों को आपस में मिलाओगे, तो इसके लिए 1 चाहिए, इसके लिए 3 हिस्से चाहिए, तो जाके इसके 2 हिस्से बनेंगे। ये समझ पा रहे हो? अब देखो, सबसे कम हिस्सा किसका चाहिए? इसको, ये तो बनेगा बाद में, तो इसका तो कोई रोल नहीं है। इन दोनों में से सबसे कम किसका हिस्सा लगेगा? देखो भाई, ये 1 है और ये 3 है, तो कम वाला तुम लोग अगर चाहो, मान लो तुम उसका 1 हिस्सा डालोगे, इसका 3 डालोगे, तो अगर तुम्हें किसी को भी लिमिटिंग रिएजेंट बनाना हो, लिमिटिंग रिएजेंट, तो तुम दोनों में से किसी को भी, तुम्हें पता लग गया इसका 1 हिस्सा लग रहा है, इसका 3 हिस्सा लग रहा है, तो रिएक्शन के अंदर मान लो मैं बोल दूं, मैंने इसमें डाला 1 हिस्सा इसका, मैंने इसमें डाला 2.9 हिस्सा इसका, तो सबसे पहले खत्म कौन सा होगा? रिएक्शन होगी जब आपस में, तो 1 वाला हिस्सा जल्दी किसका खत्म होगा? 1 वाला या 2.9 वाला? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? कंजर्वेशन लॉ, मतलब ना तो तुम मैटर को बना सकते हो, ना ही तुम मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। पहला लॉ खत्म हो गया है। किसने दिया था? एंटोन ने 1789 में दिया था, याद रख लेना। कहने का मतलब यह है कि तुमने 5 ग्राम प्लस 5 ग्राम मिला के कुछ बनाया, तो लास्ट में जाके जब तुम उसका वेट करोगे, तो वो 10 ग्राम ही निकलेगा। समझ में आया? ना तो तुम मास को बना सकते हो, ना तुम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये तुम्हारा पहला लो होता है। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं तुम्हें, मैं बताता हूं क्यों समझा रहा था मैं तुम्हें ये। अगर मैंने 1 हिस्से और 2.9 हिस्से की आपस में रिएक्शन करवाई, तो 3.9 हिस्सा ही बन के आएगा, ना इससे कम बनेगा, ना इससे ज्यादा बनेगा। समझ में आया? लेकिन दूसरा रूल है डेफिनेट प्रोपोर्शन का।
दूसरा रूल है डेफिनेट प्रोपोर्शन का, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था 1799 में। उसने क्या बोला था? उसने बोला था लेट से कि मैं एक, मान लो मैं पानी लाता हूं, जैसे वो लड़का पीछे उस लड़की से पानी की बोतल ले रहा है, तो मैं पानी को एनालाइज करता हूं, ठीक है? पानी के अंदर क्या है, ध्यान से देखो, H2O। मैं ये लेके आता हूं तुम्हारे गांव से, ठीक है, और मैं इधर लाता हूं, जो सफेद में लिख रहा हूं ये वाला पानी मैं लाता हूं मेरे मेरे गांव से, ये मेरे गांव से है, ठीक है, ये वाला तुम्हारे गांव से। तो दोनों में पानी तो पानी रहेगा ना, दोनों का केमिकल कंपोजिशन थोड़ी चेंज हो जाएगा, दोनों रहेंगे तो H2O ही, है ना? तो दूसरा लॉ क्या बोलता है कि अगर तुम किसी भी चीज का, किसी भी केमिकल कंपाउंड का अगर तुम देखोगे, वो कहीं से भी आया हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स का मतलब है चाहे वो चीज कहीं से भी आई हो, केमिकली अगर वो है तो उसमें लगने वाले जो अलग अलग फ्रेगमेंट होंगे, जैसे पानी के अंदर कौन कौन से दो फ्रेगमेंट लग रहे हैं, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का लग रहा है, तो ये हमेशा समान रेशियो में रहेंगे। समझ में आया? यहां पे हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, 2, ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2, 1, ये वाला 1, इधर भी 2 और 1, तो कभी भी रेशियो चेंज नहीं होता है। समझ में आया? पहला और दूसरा ला लिख लो। और एक बात याद रखना, इसकी 1 इकाई लग रही है और इसकी टोटल कितनी इकाई लग रही थी, 3 इकाई, और अगर मैं 2.9 इकाई डालूंगा तो पहले खत्म 2.9 वाला होगा। क्यों खत्म होगा 2.9 वाला? क्योंकि इसकी 1 इकाई के लिए कम से कम 3 यूनिट चाहिए, तो उसमें मैंने डाला ही 2.9 है, तो 2.9 पूरा खत्म हो जाएगा, इसका पॉइंट, इसका कुछ बच जाएगा कि नहीं हिस्सा? बस यही सोचना था। तो ये नंबर कौन सा बड़ा है छोटा है वो समझ के मत बोलना कि एक वाला पहले खत्म हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? वेरी गुड, शाबाश, इसको लिख लो अब। ये लिखना बहुत जरूरी है, यहां तक लिखो पहले, ऊपर के दो जिस पे लाल लाल निशान है, और उसके बाद ये ऊपर की दो दो रूल्स लिख लेना, ये दोनों सेम ही चीज को दर्शाते हैं, जो मैंने बोला है वो सेम चीजें मैंने यहां लिखी हुई भी हैं दोनों। पहले ये बनाओ, ये बहुत जरूरी है, पहले ये बनाओगे तभी तुम लोग याद रख पाओगे इसको, नहीं तो सब गोलमोल हो जाएगा। क्या हम आगे चलें? चलिए फिर तीसरा सुनते हैं। तीसरा डाल्टन ने बताया था। डाल्टन एक इंसान था जिसने बताया 1803 में मल्टीपल प्रोपोर्शन का रूल बताया था। ये थोड़ा समझने वाला काम है, तो इस, मान लो एक रिएक्शन में मैंने 2 ग्राम ये डाला, 16 ग्राम ये डाला, तो मेरे को पास कितना आएगा? हाइड्रोजन 1 होता है, ऑक्सीजन 16 नंबर पे होता है, तो ये टोटल हो गया 18 ग्राम। ये कितना आएगा? 2, 2 और 32, 34, ये हो गया तुम्हारा 2 और 16, ठीक है, 32 और 2, 34। इसके रेस्पेक्ट में रेशियो क्या है? 1:16। इसके रेस्पेक्ट में H2 में बन रहा है ऑक्सीजन, फिक्स्ड ऑक्सीजन ले लिया तुमने, हाइड्रोजन को डाला, तो इधर भी 16, इधर 16, इधर 32। ध्यान से देखो, अब बताता हूं तुम्हें, ध्यान से सुनना है, एकदम ध्यान लगा के, नहीं तो गोलमोल हो जाएगा ये वाला। जब किसी भी, मान लो, देखो यहां पे हाइड्रोजन 2 है, यहां पे भी हाइड्रोजन 2 है, यहां पे भी हाइड्रोजन 2 है, तो 2 या 2 से अधिक चीजें मिलकर, जब 2 या
दो से अधिक चीजें मिलकर दो या दो से अधिक चीजें बना रही हैं, दो या दो से अधिक चीजें बना रही हैं, और 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 दोनों के अंदर जो एक चीज है, जो जुड़ने वाली एक चीज है, वो फिक्स रह रही है। दोनों में दो है, इसमें भी दो है। समझ पा रहे हो तुम लोग? इतनी बात समझ में आई? जब दो या दो से अधिक चीजें मिलकर दो या दो से अधिक चीजें बना रही हैं और उसमें से एक मिलने वाली चीज फिक्स्ड रहती है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहती है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहती है, ठीक है, फिक्स्ड रेशियो में रहती है, यही मान लो यार, फिक्स्ड रहती है, ठीक है। तो ये फिक्स है, यहां से ये वाली दोनों में दो या दो से अधिक चीज मिलके दो या दो से अधिक चीजें बना रही हैं, और इधर एक चीज फिक्स है, वो क्या है, यहां पे अपना हाइड्रोजन। तो इसमें जब जो दूसरी चीज जुड़ेगी, इसमें देखो ये वाली और ये वाली, देख पा रहे हो? इसमें ऑक्सीजन एक है और इसमें ऑक्सीजन क्या है, दो जुड़े हैं ना। तो हमेशा एक होल नंबर रेशियो आता है, जैसे इसमें एक जुड़ा है तो उसमें दो जुड़े हैं। तो जुड़ने, जो दूसरा जुड़ने वाला यूनिट और कंपाउंड, जो भी तुम बोलोगे उसको, एंटिटी कुछ भी बोलोगे, होल नंबर में जुड़ता है, होल नंबर में जुड़ता है। अरे जैसे देखो, कहने का, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, तुम्हें याद रखो। H2, मैं बस तुम्हें एक बार समझाने के लिए बता रहा हूं, है ऐसा कुछ बनता नहीं है, हकीकत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन बस एक बार समझने के लिए कर लो। एक बार मान लो, देखो इसमें एक जुड़ा, फिर इसमें बढ़ गया, फिर इसमें एक और बढ़ गया, और ये हमेशा फिक्स रहा दूसरे वाला। तो जब दो चीजें मिलकर, और ये किससे बन के आ रहे हैं तुम्हारे, H2 और O2 से, तो जब ये दो या दो से अधिक चीजें आपस में जुड़ती हैं और दो या दो से अधिक चीजें बनाती हैं, तो अगर एक चीज फिक्स रहती है तो दूसरी जुड़ने वाली चीज होल नंबर रेशियो में जुड़ती जाती है उसके साथ, एक दो तीन चार। ऐसे नहीं होगा कि ये जुड़ने वाली चीज एक के बाद 1.5 जुड़ेगी, मतलब उसका आधा हिस्सा नहीं जुड़ेगा, इतना याद रख पाओगे? जुड़ेगा तो पूरा हिस्सा ही जुड़ेगा। समझ में आया? अब ये वाली चीज को मैंने यहां एक लाइन में भी लिखा हुआ है ताकि बाद में तुम लोगों को याद आ जाए। डिफरेंट कंपाउंड में जो चीजें जुड़ती हैं वो सिंपल होल नंबर मास रेशियो में जुड़ती हैं, ये चीज भी याद रख लेना। और इससे पहले ये वाला बना लेना, सबसे पहले मल्टीपल प्रोपोर्शन डोल्टन ने दिया था 1803 में, और उसके बाद ये वाली लाइन लिख लेना और वो वाला एग्जाम्पल लिख लेना। में समझ में आया? वो एक लाइन में अपनी भाषा में अपनी कॉपी में लिख लेना, बाद में जब तुम पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। आगे चलो, देखो उस लो का नाम मैं तुम्हें बता देता हूं, अगर तुम लोगों की मेहरबानी हो गई हो तो गेलुसक का ला देख लो। 1808 में है ये वाला। समान तापमान और सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे इस आदमी ने क्या बोला कि जब दो या दो से अधिक गैसें रिएक्ट करके गैसियस प्रोडक्ट बनाती हैं, मान लो ये पानी वेपर में बन रहा है, वेपर बन रहा है इसका, तो जो बनने वाली चीजें हैं, जो बना रही हैं और जो बनने वाली चीजें हैं, उन सबका रेशियो एक होल नंबर रहता है, दो एक दो। होल नंबर रेशियो आया कि नहीं? इसका दो हिस्सा लगा, इसका एक हिस्सा लगा, तो इसका दो हिस्सा बना। होल नंबर रेशियो आया कि नहीं? यही गेलुसक का लॉ है। गेलुसक ने क्या बोला, मैं बता देता हूं, ये वाला स्टोइशियोमेट्री में लिखा है ना, वही सेम चीज है। डिफरेंट कंपाउंड कहां गया, गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू गिव प्रोडक्ट।
इस इधर लिख दो H2 + O2, इधर लिख दो H2O। तो अगर इसको तुम बैलेंस करोगे तो एक नहीं, ये दो, एक दो, दो, एक, दो। बस आसान सा जीवन है इसका तो। अब आगे वाला एक आदमी था, उसके बारे में भी बताएंगे। पहले इसको लिखिए, ये लिखना जरूरी है, लिखिए लिखिए। आओगाड्रो, आओगाड्रो ने क्या बोला? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब समान तापमान और समान प्रेशर के ऊपर समान वॉल्यूम अगर दो अलग अलग गैसों का तुम लोगे तो उसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे। समझ में आया? और वो इक्विवेलेंट टू मल्टीपल ऑफ आवोगैड्रो नंबर के होंगे। जो 5 नंबर वाला है वो क्या है? एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो ऊपर लिखा हुआ है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर नंबर ऑफ यूनिट्स इन गैसेज आर सेम। वो चाहे अलग अलग गैसेज हो या सेम गैसेज हो। समझ में आया? कैसे, मैं बताता हूं। 5 नंबर का लो सुन लो तुम लोग। मान लो मैंने ये लिया H2O, ये मान लो मैंने इसका टेम्परेचर और प्रेशर T&P है। यहां पे मैंने H2O लिया, यहां पे मैंने ऑक्सीजन लिया, यहां पे भी T और P प्रेशर है। और इसको मान लो मैंने इसका एक वॉल्यूम लिया है, एक वॉल्यूम, नहीं सॉरी, इसका मैंने मान लो 2 वॉल्यूम लिया है, मैंने इसका एक वॉल्यूम लिया है। ठीक है, एक वॉल्यूम नहीं, चलो जितना भी है, सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम लेना पड़ेगा, सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम। तो इसके अंदर मान लो एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसके अंदर भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? सुनो सुनो, मान लो 5 किलो ऑक्सीजन है और 5 किलो नाइट्रोजन है। 5 किलो ऑक्सीजन, 5 किलो नाइट्रोजन। अगर उनका वॉल्यूम सेम है, ये क्या है? ये क्या है? ये तो भार है, ये तो भार है ना 5 किलो। और अगर मैं बोल दूं केजी की जगह 5 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम भी 5 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका वॉल्यूम भी 5 सेंटीमीटर क्यूब है। और अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो इसके अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही नंबर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होंगे। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अरे कोई भी दो, मान लो, समझो एक मशीन थी, उसमें मैंने गन्ना डाला और चीनी निकल के आई, और वो चीनी के दाने सबका साइज सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। तो एक बार मैंने कहीं तुम्हारे गांव से गन्ना लिया, वो लिया, एक बार मैं अपने गांव से गन्ना उठा के लेके आया, तो मैंने एक, मेरा मतलब इधर वाले गन्ने से 5 किलो चीनी उठाई, इधर वाले गन्ने से पांच पांच वॉल्यूम की चीनी उठाई, 5 वॉल्यूम की, और इधर से भी 5 वॉल्यूम की। तो दोनों में जो नंबर ऑफ जितने चीनी के दाने होंगे ना अंदर 5 किलो के अंदर, वो दोनों के अंदर समान होंगे। समझ में आया कहने का मतलब? कोई भी दो अलग अलग गैसेज होंगी, कोई भी, देखो इसको समझने का सिंपल सा तरीका क्या है, सिंपल सा समझने का तरीका क्या है? मान लो मैंने एक कंटेनर ले लिया, एक तुम लोगों ने वो घर पे देखा चीनी का डब्बा, देखा चीनी का डब्बा, तो एक चीनी का डब्बा मैंने ये ले लिया, एक चीनी का डब्बा मैंने ये ले लिया, ठीक है। इसके अंदर ये दोनों डब्बे समान, क्योंकि बाहर तो दोनों डब्बों को रखूंगा तो टेम्परेचर सेम है, सेम है ना। अभी तुम लोग जो टेम्परेचर के अंदर बैठे हुए हो वो दोनों डब्बों के लिए भी सेम होगा, है कि नहीं? अगर इन दोनों डब्बों का आयतन बराबर है, इन दोनों डब्बों का आयतन अगर बराबर है तो इसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें भी आएंगे। समझ में आया? अगर मैं इसको गर्म करने लग जाऊं तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाहर भाग जाएंगे, क्यों?
क्योंकि वो आपस में टकराएंगे, उनमें एनर्जी आ जाएगी तो कुछ बच के निकल के बाहर भाग जाएंगे। इसलिए बोला गया है कि समान तापमान पर। और दूसरी चीज बोली गई है समान प्रेशर के ऊपर। मान लो ये डब्बा इतना सा है, मैंने इसके अंदर यहां तक कुछ पिस्टन लगा के इसको दबा दिया ऊपर से, तो इसके अंदर और गैस भरी जा सकती है कि नहीं? तो समान प्रेशर भी दिया गया है कि समान प्रेशर के ऊपर भी, प्रेशर समान प्रेशर और समान टेम्परेचर के ऊपर अगर दो चीजों का वॉल्यूम सेम है तो उसमें आने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस आर सेम। ये है तुम्हारा आओगाड्रो का नियम, लिख लो। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, लिख लो। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस मतलब समान आयतन गैसों के लिए समान ताप और दाब पर समान मॉलिक्यूल्स रखता है। समान, समान मतलब इक्वल, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, या फिर समान, दो गैसों का अगर आयतन समान है, दो गैसों का अगर आयतन समान है तो समान तापमान और प्रेशर दाब पर उनके अंदर होने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या भी समान होगी। इसे आओगाड्रो का रूल बोला जाता है। ठीक है, अब आगे वाली चीजों के बारे में बताता हूं, चलो। अब होते हैं तीन चीजें और होती हैं, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास एंड आइसोटोप्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने वाला हूं? अब इससे आगे की चीजें पढ़ेंगे, ये वाला हो गया है, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, चलो। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे मोल्स। कोई भी तुम एक्स एंटिटी लोगे, एक्स, उसका भार होगा, भार होगा कि नहीं? जैसे तुम लोग अपने आप को ही देख लो, तुम लोग एक चीज हो, चीज मतलब क्या बोलते हैं उसको, एंटिटी मान लो तुम लोग अपने आप को, कुछ मान लो, या फिर एक चेयर को ले लो, अपनी नोटबुक को ले लो, पेन को ले लो, उसको जब तुम उठाते हो तुम्हें भार महसूस होता है कि नहीं? तो हर एक चीज के अंदर भार होगा, जो भी चीज मैटर है उसमें भार होगा कि नहीं? ये तो चैप्टर का पहला ही टॉपिक था। तो ऐसे ही, ऐसे ही तुमने बोला कि ये एटम्स हैं, एटम्स हैं, जैसे ये H2O2 H2O ये सब बना रहे हैं, तो इनका भी अपना भार होगा कि नहीं बताओ? इनका भी अपना भार होगा कि नहीं? इन सबका अपना अपना भार होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के केस में पहले तो एक बार एक चीज बता देता हूं, जैसे ये देख लो, हाइड्रोजन एक, H2 पे दो लग गया तो दो बन गया इसका। ऑक्सीजन, अकेला ऑक्सीजन 16, O2 लग गया 32, हीलियम दो, हीलियम दो 4, तो ये हो गया 4। नाइट्रोजन 7 14, नाइट्रोजन होता है 7 नंबर पे, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 14, मोलिकुलर वेट नाइट्रोजन इस पे जाएगा। तो कहने की बात यह है, हर एक चीज का अपना अपना भार होता है, इतना समझ पाओगे तुम लोग? अब मैं तुम्हें एक चार्ट दे देता हूं, ठीक है? देखो, एटॉमिक मास चार्ट मैं अभी तुम्हें एक कॉपी करवा देता हूं ताकि वो तुम्हें याद रहे। याद इन द सेंस वो तुम्हें सिर्फ पता होना चाहिए, ठीक है? याद तो क्या ही है, उसको धीरे धीरे करते रहोगे तो हो जाएगा। दो चीजें लिखवाऊंगा अभी मैं तुम्हें, ठीक है? देखो, हाइड्रोजन, मैं जो लिखवा रहा हूं एक बार इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। 1.008, हीलियम 4.0026। ये जो लास्ट में आ रहा है ना, ये इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये पॉइंट के बाद इतनी सारी चीजें क्यों आ रही हैं।
10 तक लिखवा देता हूं, क्योंकि तुम्हें ये पेपर में याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें पेपर में लिखी आती हैं साथ में, कि बोरोन का मास कितना है, एवरेज एटॉमिक मास कितना है, वो सब लिखा आता है, ठीक है। लेकिन तुम लोगों की जानकारी के लिए मैं बस एक बार बता देता हूं कि ये कितना है। लेकिन कार्बन का याद रखना और हाइड्रोजन का याद रखना, उनका याद रखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि वो लोग हमेशा यूज होते हैं। ये भी ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियोन 20.18। ठीक है, ये सब तुम्हारा है एवरेज एटॉमिक मास। ठीक, ठीक है। ये एक बार लिख लो। अब इसके बारे में बताता हूं ये है क्या। एक बार ये लिखो, एवरेज एटॉमिक मास को लिखो, बताता हूं फिर तुम्हें। अबंडेंस समझते हो तुम लोग, अबंडेंस? नो सर। अबंडेंस का मतलब होता है कोई चीज नेचर में कितने परसेंट प्रेजेंट है। मान लो आइसोटोप समझते हो, आइसोटोप? यस सर। आइसोटोप, आइसोबार, यस सर। समभारिक, समस्थानिक, ये चीजें पढ़ी हैं 10th क्लास में थी शायद। ठीक है, मैं बताता हूं तुम लोगों को फिर। नहीं तो तुम लोग बता दो मुझे क्या होता है, फिर आगे चलते हैं। सर वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। समान होते हैं यस तथा सर। परमाणु बार अलग अलग होते हैं, यस सर। वो क्या होते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक। ठीक है, बेहतर है। देखो सुनो, अब 3 चीजें समझनी है तुम्हें। एक समझना है अबंडेंस, मतलब, और एक समझने है आइसोटोप्स। ठीक है, मान लो कार्बन 6 नंबर पे है, कार्बन 6 नंबर पे है, एक का एटॉमिक भार 12 और एक का 13, और एग्जैक्टली अगर तुम लोग देखोगे तो उसका है 12.00, 12.000, इसका 13.003, इसका ही। और ये वाला जो नेचर में होता है 98.9% होता है, ये जो नेचर में होता है 1.1% होता है। अब देखो, एक चीज समझो तुम लोग, नेचर में जितना भी तुम कार्बन तुम लेके आओगे, इसका मतलब क्या है 98.9% का, नेचर में तुम जितना भी कार्बन लेकर आओगे उसमें से 98.9% जो कार्बन होगा वो ये वाला होगा, और बचा हुआ 1.1% ये वाला निकलेगा। इसका मतलब ये है नेचुरल अबंडेंस का, तुम ये नेचर में कहीं से भी अगर आइसोलेट करके लाओगे तो उसमें ये रेशियो मिलेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये है नेचुरल अबंडेंस। तो जब मैं तुमसे पूछूं कि कार्बन का भार कितना है, तो कोई तो पागल समझ के ये बता देगा, कोई ये बता देगा, है कि नहीं? कोई तो 12 वाला बताएगा, कोई 13 वाला बताएगा, बता सकता है ना? सर 14 वाला कहाँ गया सर? वो बहुत कम होता है, ठीक है। 14 वाला भी होता है, वो उससे भी कम होता है, 0.0 कुछ में होता है, लेकिन उसको छोड़ो, जो जो जितना है नहीं उसको एक बार के लिए छोड़ो। लेकिन इसको याद रखो कि नेचर में, तो मैं किसी से पूछूंगा कि कार्बन का वेट कितना है, तो कोई ये बताएगा 12.000, कोई बताएगा 13.003, है कि नहीं? तो इस समस्या का समाधान देने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि कार्बन 12 का मोलिकुलर वेट कितना है, 12.000, और वो कितना परसेंट है नेचर में, 98.9, प्लस 13 वाला कितना है, 13.003 वाला कितना है, 1.1। इन दोनों को सोल्व करके निकाल लिया तो जो मैंने लिखवाए हैं वो सारी चीज आ गई, ये वाली। कार्बन कहाँ है ये, तो आंसर आएगा ये। समझ में आया ये कहां से आई वैल्यूज? ये सारी वैल्यूज आई तुम्हारी नेचुरल अबंडेंस के आधार पर। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है?
एवरेज एटॉमिक मास होता है कि जितने तुम्हारे नेचर में उसके आइसोटोप प्रेजेंट हैं, सबके मास का एवरेज ले लिया उसकी नेचुरल अबंडेंस के आधार पर, और फिर उसको टोटल कर दिया तो पता लग गया कि कार्बन का मोलिकुलर वेट कितना है। और ऐसे करने से उसके सारे आइसोटोप होंगे, उनका जितने आइसोटोप होंगे उसके, उनका कंट्रीब्यूशन भी उसमें आ जाएगा, उनका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास, जैसे ये क्या था, एटॉमिक मास था। जैसे सिर्फ मैंने कार्बन का पूछा तो कार्बन का ये क्या था, कार्बन कहां गया, ये इधर है। कार्बन का पूछा तो ये कार्बन के लिए था, ये था मोलिकुलर, सॉरी, ये तुम्हारा एवरेज एटॉमिक मास था, एक एटम का कितना मास है। लेकिन अब तुम पढ़ोगे मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट में क्या होता है देखो, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलकर कुछ बनाते हैं उसे मोलिक्यूल बोलते हैं हम लोग। कोवलेंटली जब चीजें बनती हैं तो उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो इसमें क्या है, एक कार्बन है तो कार्बन का 12.01 प्लस 4 गुना 1.008, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, मोलिकुलर वेट। समझ में आया। मोलिकुलर वेट में क्या होता है, एटॉमिक मास को आपस में जितने एलिमेंट जुड़े हुए हैं सबके इंडिविजुअल मास से जोड़ दिया जाता है। आप समझ पाए इस बात को। H2O का मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करके बताओ। 12 सर। 18.02। अगर तूने लास्ट का 0.02 नहीं लगाया तो तेरा नंबर काट लिया जाएगा पेपर में। इसीलिए तो इतनी सारी कहानी सुनाई गई है। तो लास्ट वाली चीज को ध्यान रखना जरूरी है। अब होता है परसेंटेज कंपोजिशन। एक चीज होती है परसेंटेज कंपोजिशन, मतलब मान लो CH4 है मेरे पास 16 ग्राम, 16 नहीं 12 और 4, चलो 16 ग्राम ही ले लो। CH4 है 16 ग्राम, तो इसमें मेरे को कार्बन का कितना मास परसेंटेज है, मास परसेंटेज कितना है, और हाइड्रोजन का कितना है, कंपोजिशन परसेंटेज कितना है बताओ निकाल के। वही 100 वाला रूल लगाओ, खत्म हो जाएगा ये भी। समझ में आ रहा है क्या बोलो, परसेंटेज मास ऑफ एन एलिमेंट, कितना परसेंट है उसका एलिमेंट का मास। इसमें कार्बन कितना परसेंट है CH4 में, 16 ग्राम में। मास ऑफ एलिमेंट 12 ग्राम। कितना, 12 ग्राम। 13 ग्राम। 12 सर, 12 12 और वो 4% है, ऐसा है। 12/16 गुना 100, 12/16 गुना 100, 12/16 को निकाल लेना। और वो कितना है उसका, हाइड्रोजन का 1 होता है और उसमें कितने हैं, 4 हैं, और टोटल कितना है 16 है। बस हो गया 1/4, टोटल कितना हो गया 25। ये कितना हो गया 3/4, 75। ये है तुम्हारा परसेंटेज मास कंपोजिशन।